The company army. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दैट वाज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑन इंडियन टेरिटरीज, एंड slowly it was making changes in the administration of Indian territories, कि वो धीरे धीरे करके प्रशासन में चेंज ला रही थी. Like in the last video we studied that how Warren Hastings brought a new system of justice, that is there will be two courts in the district, which one of them will be civil court and the other will be criminal. We have already studied that in the last video. So with that kind of things, the Britishers were trying to bring changes in the Indian administration. अब भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे चेंजेस ला रहे थे, इतने सारे रिफॉर्म्स ला रहे थे. देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, किसी चीज को चलाना, है ना. जैसे कि आपके स्कूल्स होते हैं, उसमें आपने पढ़ा है ना, एडमिन के पास ये देख लो, है ना. एडमिन कौन होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं. ठीक है. तो जैसे डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाले सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कलेक्टर वगैरह होते हैं, जो कि प्रशासन जिसे हम कहते हैं, जो कि रूल्स रेगुलेशंस को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं. ठीक है. तो इस सिस्टम में ब्रिटिशर्स चेंज ला रहे थे, बट इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी उनकी जो मेन पावर थी, ब्रिटिशर्स की जो मेन पावर थी, वो किसके पास थी, मिलिट्री थी, है ना. मतलब कि सबसे ज्यादा पावर मिलिट्री के पास थी, सेना के पास थी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे. द मुगल आर्मी वॉज मेनली, अब बात करते हैं पहले हम मुगल आर्मी की, देन वी विल कम बैक टू द कंपनीज आर्मी. तो जो मुगल आर्मी थी उसमें मेनली कावलरी थे. कावलरी क्या होता है, ये होते हैं सवार्स. अब सवार का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे पुराने राजा महाराजाओं की जो फोटो देखी होगी, उसके पीछे देखा होगा कि घोड़ों पे बहुत सारे लोग आसपास उनके बैठे रहते हैं, है ना, कि मतलब घोड़े पे चल रहे होते हैं बहुत सारे सैनिक. तो ऐसे सैनिक जो कि घोड़ों पर बैठते हैं, जो कि घुड़सवारी करके लड़ाइयां भी लड़ते हैं, तो ऐसे सैनिकों को हम कहते हैं सवार हिंदी में, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कावलरी. ठीक है. तो मुगल आर्मी में मेन कौन कौन थे, कावलरी थी और इन्फेंट्री थी. अब इन्फेंट्री कौन होते हैं, इन्फेंट्री ऐसे सैनिक होते हैं जो कि पैदल रहते हैं, मतलब कि जो कि किसी घोड़े वगैरह पे बैठते नहीं है, वो पैदल ही चलते हैं, पैदल ही लड़ाइयां लड़ते हैं. ठीक है. तो इनको कहते हैं फुट सोल्जर्स, या फिर पैदल जो सैनिक रहते हैं, तो उसे इन्फेंट्री कहते हैं. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड. तो ये जो लोग थे, भले ही सवार हो, इन्फेंट्री हो, तो इनको तीरंदाजी, जिसको कि इंग्लिश में आर्चरी कहा जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती थी, और साथ ही साथ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार. तो तलवार चलाने की और तीर चलाने की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती थी. द कावलरी डोमिनेटेड द आर्मी. देखो डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, दबाव बनाना या फिर ज्यादा मात्रा में रहना. ठीक है. तो डोमिनेट मतलब क्या है कि जो कावलरी थी वो ज्यादा मात्रा में थी मुगलों के टाइम में, कि जो मुगलों की सेना रहती थी उसमें कावलरी मतलब कि जो सवार रहते थे, घोड़ों पे चलने वाले जो सैनिक रहते थे, वो ज्यादा थे, और जो इन्फेंट्री थी, मतलब जो पैदल सैनिक थे, वो बहुत ही कम रहते थे. और जो मुगल्स थे उन्हें लगता नहीं था कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्री को अपनी आर्मी में लाएं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सवारों को ही अपनी सैनिक के रूप में रखते थे अपने मिलिट्री में. द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पेजेंट्स. जो रूरल एरियाज रहते थे मुगल के टाइम में, उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में आर्म्ड पेजेंट्स. पेजेंट्स कौन होते हैं, जो किसान रहते हैं, जो खेती करते हैं, और आर्म्ड मतलब उनके पास हथियार रहता है. तो मतलब ये कुछ ऐसे रूरल एरियाज में ऐसे लोग थे, ऐसे किसान थे, जो कि हथियार चलाना जानते थे और उनके पास हथियार रहते थे. और जो लोकल जमींदार रहते थे, वो मुगल्स को पैदल सोल्जर्स के साथ प्रोवाइड कराते थे. इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कहीं पे मुगलों की सेना लड़ने जा रही है, अब वहां पे सेना की कमी पड़ रही है, तो मुगल का जो रूलर रहेगा, जो बादशाह रहेगा, वो इन जमींदारों को बोलेगा कि भाई तुम और सेना भेजो. तो जमींदार क्या करेंगे, गांव में से जो भी जिस भी गांव में वो रह रहे हैं, वहां से कुछ जो पैदल सोल्जर्स हैं, उनको उनकी एक टुकड़ी जो है लड़ने के लिए भेज देंगे, मुगल राजा को, जो बादशाह है, उसको सप्लाई कर देंगे. तो इस तरीके से जो मुगल्स की आर्मी रहती थी, राइट. बट एक चेंज आया 18th सेंचुरी के टाइम में. अब उसमें क्या हुआ कि जब मुगल सक्सेसर स्टेट, जो कि अवध और बनारस जैसी स्टेट, मतलब कि जब बड़े बड़े राजा जो हैं, जैसे औरंगजेब वगैरह, जब उनकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो उभरना स्टार्ट हुई थी, जैसे कि अवध अलग से बन के निकल के आया, और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे जो बादशाह थे, जो लोकल नवाब्स थे, जमींदार थे, वो अपनी पावर्स को
स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ये नई स्टेट्स जो हैं उभर कर आ रही थी मुगल सक्सेसर्स की, मतलब कि मुगल्स के ही जो मेन मुगल्स थे उनके बाद जो नई नई स्टेट्स निकल के आ रही थी मुगलों के ही राज में, उन्होंने एक चेंज किया। कैसा चेंज? दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग पेजेंट्स इनटू देयर आर्मी एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो अब ये लोग करने क्या लग गए, ये लोग जो पेजेंट्स रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान रहते हैं, उनको अपनी आर्मी में भर्ती करने लग गए और उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह, मतलब कि जो पूरे प्रोफेशनल सैनिक रहते हैं उनकी तरह उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने लग गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भी सेम ही सिस्टम अपनाया। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने हाथ में इंडियन टेरिटरीज की कमान संभाली और जब उसको आर्मी के लिए लोगों को रिक्रूट करना था, भर्ती करना था, तो उसने भी क्या किया, उसने भी ज्यादा से ज्यादा जो पेजेंट्स थे उनको रिक्रूट करना स्टार्ट किया और उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग देने लग गए। और अपनी आर्मी को वो लोग क्या बुलाते थे? सिपॉय आर्मी। तो सिपॉय क्या है? अगेन इट इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्ड। और जैसे कि सिपॉय, सिपॉय हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिपाही। तो सिपाही को वो लोग क्या कहते थे? सिपॉय। तो सिपॉय आर्मी जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. अब धीरे धीरे करके वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होने लगी थी। मतलब कि लड़ाइयां लड़ने का जो तरीका है ना वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो 1820s के बाद से लड़ाई लड़ने का जो तरीका है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिस तरीके के लोग रखे जा रहे हैं, वो जो है सिस्टम चेंज होने लगा था। और इसीलिए जो कंपनी की आर्मी है उसमें अब कावलरी जो है वो कम होने लगी थी। कावलरी कौन है? वही सवार ऐसे लोग जो कि घोड़ों पे बैठ के लड़ाइयां लड़ते हैं, ऐसे सैनिक जो कि घुड़सवारी करते हैं। तो अब उनकी मात्रा कम होती जा रही थी। पहले हमने पढ़ा था मुगल्स में कावलरी ज्यादा थे और जो पैदल सैनिक थे, जो इन्फेंट्री थी, वो कम थी। बट अब जो है सिस्टम चेंज हो गया। अब हम बात करें कंपनी की आर्मी की। शुरू शुरू में तो कंपनी ने भी सेम सिस्टम अपनाया जैसा कि मुगल सक्सेसर्स कर रहे थे, कि वो लोग अब पेजेंट्स को हायर करने लगे थे और उनको ट्रेनिंग देने लगे थे। तो वैसा ही ये लोग भी किया, इन लोगों ने भी किया, जो कंपनी है उसने ऐसे ही किया। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे इन लोगों ने रिक्रूटमेंट बढ़ानी शुरू कर दी पेजेंट्स की आर्मी में, तो उसके बाद कावलरी जो है वो कम होने लग गई, क्योंकि वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही थी और अब कावलरी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट उन्हें नहीं लग रही थी लड़ाई लड़ने के लिए। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो कावलरी है उसकी मात्रा कम कर दी गई ब्रिटिश आर्मी में? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो ये ब्रिटिशर्स थे, अब वो लड़ाई लड़ रहे थे बर्मा में। बर्मा क्या है? आज का जो म्यांमार है ना, उसे पहले बर्मा कहते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे और इजिप्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। तो इन जगहों के जो सोल्जर्स थे, दे वर आर्म्ड विद मस्केट्स। मस्केट्स क्या होते हैं? अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। तो इन जगहों में, बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में, इनके जो सोल्जर्स थे उनके पास मस्केट थी। मस्केट मतलब एक बहुत ही हैवी गन रहती है जो कि पैदल वाले सैनिक जो हैं वो कैरी करते हैं और उनसे लड़ाइयां लड़ते हैं। एंड मैच लॉक्स क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय अ मैच। और मैच लॉक एक इस तरीके की गन होती है जिसमें कि बारूद रहता है एक तरीके से और उसको माचिस से जलाया जाता है ना? जैसे आप पटाखे चलाते हो, माचिस आप लगाते हो और उसके अंदर बारूद ही तो भरा रहता है और वो फूटता है। तो इसी तरीके से मैचलॉक और मस्केट जो हैं इन लोगों के पास हुआ करते थे। और इस वजह से ब्रिटिश आर्मी ने भी अपनी जो कंपोजिशन है आर्मी की उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। The soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirements and its infantry regiments now become more important. तो जिस तरीके से पूरे चारों तरफ मिलिट्री में चेंजेस आ रहा था, जिस तरीके के लोगों से इन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते, ध्यान में रखते हुए जो कंपनी की आर्मी थी उसे भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ रहे थे। और इसीलिए धीरे धीरे करके कंपनी की आर्मी में जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, मतलब ऐसी सेना जो कि पैदल चलती है, जो कि किन्हीं घोड़े वगैरह पे बैठ के लड़ाई नहीं लड़ती, जो कि पैदल चलती है, ऐसे जो रेजिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ने लगी, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. तो जैसे जैसे 19th century की शुरुआत में क्या हुआ, 19th सेंचुरी मतलब कि लगभग 1800s के टाइम में, 1800 के बाद 1810, 1820, तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो है वो लोग अपनी यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, मतलब ऐसा कल्चर जिसमें कि सेना जो है उसमें कुछ समानताएं रहें, कुछ सिमिलैरिटी रहें, कुछ यूनिफॉर्मिटी रहे, वो वाला कल्चर जो है वो स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स वर increasingly subjected to European style training
अब जो सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी जो कि यूरोप में लोग अपने सैनिकों को देते हैं। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। अब बहुत सारी ड्रिल जो है वो होने लगी थी, बहुत ही टाइट डिसिप्लिन जो है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और इतना डिसिप्लिन में पहले नहीं रखा जाता था, बट अब डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, ड्रिल्स बढ़ा दी गई थी, और यूरोपियन स्टाइल में अब वो लोग ट्रेनिंग करवाने लगे थे अपने सैनिकों को। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब ये चीज जो है वो क्या हो रही थी कि मतलब सैनिक कौन थे, इंडियन सैनिक थे, और इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा है, इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि ये लोग जो है ब्रिटिशर्स वो क्या कर रहे थे, उन्हें तो बस अपनी एक आर्मी बिल्ड करनी थी, उन्हें क्या मतलब कास्ट से, उन्हें क्या मतलब कम्युनिटी से, दे डोंट केयर अबाउट दैट। बट इन इंडियन पीपल देयर वाज द फीलिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ द कास्ट। तो उस चीज की वजह से क्या होता था कि जैसे लोग आपस में वो लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हो जाति के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर। तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अपनी तरफ से एक जो आर्मी है उसे बिल्ड करना चाह रहे हैं, सबको एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबको एक तरीके से ड्रिल्स करवा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो सैनिक हैं वो तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ही, तो उनमें जाति के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर थोड़ी दिक्कतें आ जाती थी। Would individuals so easily give up their caste and religious feeling? क्या ये जो इंडिविजुअल्स थे, क्या ये जो लोग थे जो सैनिकों की तरह भर्ती हो रहे थे, क्या ये अपनी रिलीजियस फीलिंग्स को, क्या ये अपनी कास्ट वाली फीलिंग्स को ऐसे ही जाने देते? मतलब कि सदियों से उनके साथ कास्ट सिस्टम चला रहा है, उन्होंने जातिवाद के बारे में पढ़ा है ना, और हम लोग अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो क्या उस टाइम पे जो लोग सैनिक की तरह भर्ती हो रहे थे, जो लोग ब्रिटिश आर्मी में जा रहे थे, रिक्रूट हो रहे थे, क्या उन लोगों के लिए इतना आसान था अपनी रिलीजियस फीलिंग्स को छोड़ देना, अपने कास्ट सिस्टम को छोड़ देना? Could they see themselves only as soldiers and not as member of community? क्या वो अपने आप को सिर्फ एक सैनिक की तरह देख सकते थे और किसी कम्युनिटी का मेंबर के रूप में नहीं? मतलब कि वही दिक्कत के एक्सप्लेन की जा रही है कि किस तरीके से उस टाइम पे जो लोग थे वो अपनी आइडेंटिटी को, उनकी आइडेंटिटी किससे पहचानी जाती है, उनकी जाति से, उनके रिलीजन से, किस कम्युनिटी के वो मेंबर हैं उससे पहचानी जाती थी, है ना। तो जिस चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्या उस चीज को गिव अप करना, उस चीज को छोड़ना लोगों के लिए आसान होगा आर्मी में भर्ती होने के लिए? क्योंकि जब वो आर्मी में भर्ती होंगे तब तो सब कुछ समान होगा, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। वहां पे जैसा मैंने बताया सबको सेम तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, सबको एक लेवल पे रखा जा रहा है, किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, सबको सिमिलर तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है। तो ऐसे में लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था अपनी रिलीजियस फीलिंग्स को छोड़ना, अपने कास्ट के सिस्टम को छोड़ना। What did the सिपाही feels? अब ये जो सैनिक थे उनको कैसा फील होता था? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is their sense of who they were. वो लोग अपनी लाइफ में होने वाले चेंजेस को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करते थे? उनकी लाइफ में जितने चेंजेस आ रहे थे वो उनको लेकर क्या महसूस करते थे? वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्या महसूस करते थे? वो अपने बारे में क्या सोचते थे कि भाई वो आखिरकार है कौन, है ना। The revolt of 1857 give us a glimpse into the world of the sepoys. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उससे हमें पता चलता है, मतलब थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि जो सिपॉइज थे उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, वो किस तरीके से सोचते थे, वो किस तरीके से फील करते थे। यू विल रीड अबाउट दिस रिवोल्ट इन चैप्टर 5। तो आप, मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना 1857, मैंने पहले भी बोला था कि आप अगले सेक्शंस में, अगली वीडियोस में इस रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। इसको एक तरीके से माना जाता है कि इससे हमारी आजादी की जो संघर्ष है वो शुरुआत हुई, एक तरीके से ये शुरुआत थी। भले ही ये जो रिवोल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन आवर हिस्ट्री। Okay, so you will read about this in chapter 5. Now let's talk about the conclusion. We have come to the end of this chapter. So thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. तो इस तरीके से हमने पूरा पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ट्रेडर के रूप में आई थी, वो यहाँ पे व्यापार करने आई थी, है ना। हमने पढ़ा था कि उनकी जो क्वीन एलिजाबेथ थी उससे वो सोल राइट लेके आए थे, मतलब कि एक तरीके से एक हक लेके आए थे, राइट लेके आए थे कि उनके अलावा इंग्लैंड से कोई और जो इंसान है, वो कोई और जो कंपनी है वो इंडिया में ईस्ट तरफ ट्रेडिंग करने नहीं आएगा। बट वो लोग तो सिर्फ अपने देश से ये राइट लेके आए थे ना, इसका मतलब ये थोड़ी था कि दूसरे देश के जो लोग हैं, दूसरे देश की कंपनियां वो यहाँ पे नहीं आएंगी।
ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो लोग तो यहाँ पे आ गए, मतलब इंग्लैंड से तो वो लोग यहाँ पे आ गए और इंग्लैंड से कोई और कंपनी उनके कंपटीशन में नहीं आई। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जो पूरा यूरोप है उसमें और भी तो कंट्रीज थी, तो दूसरे कंट्रीज से जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे आ गए और ब्रिटिशर्स के लिए वो कॉम्पिटिटर्स बन गए। अब कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे वॉर्स एक तरीके से शुरू होने लगी। वो लोग एक दूसरे की शिप्स को रोकते थे, वहां पे धीरे धीरे करके सैनिक जो है वो लोग खड़े करने लग गए। और इस चक्कर में कंपटीशन को बचाने के लिए वो लोग अपने जो फैक्ट्रीज थी उनमें किलेबंदी वगैरह करने लग गए। अब किलेबंदी जब करते थे तो जो बादशाह वहां के थे, जो वहां के लोकल नवाब रहते थे, गवर्नमेंट रहती थी, उनको दिक्कत होती थी कि भाई तुम ऐसे कैसे हमारी टेरिटरी में हमारी बिना मर्जी के हमारे एरिया में इस तरीके कैसे किलेबंदी कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। तो उस चीज को लेकर फिर जो लोकल गवर्नमेंट है और जो ब्रिटिशर्स है उनकी झड़प होने लगी और इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स हैं वो पॉलिटिक्स में घुस गए। और उसके बाद हमने बहुत कुछ पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडियन टेरिटरीज पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. तो 19th सेंचुरी में जो नई स्टीम टेक्नोलॉजी आई थी, मतलब कि जैसे आपने सुना होगा ना, स्टीम वाले इंजन थे उस टाइम पे, जो ट्रेन चलती थी वो स्टीम वाले इंजन से चलती थी, भाप वाले इंजन से चलती थी। तो इस टेक्नोलॉजी ने भी इस प्रोसेस में काफी ज्यादा योगदान दिया। किस प्रोसेस में? ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनियल पावर बनने का जो प्रोसेस था, वो ट्रेडर्स से जब रूलर्स बने, तो ये जो पूरे प्रोसेस में इस टेक्नोलॉजी ने भी थोड़ा योगदान दिया। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये स्टीम टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड से इंडिया आने का समय जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। पहले लगभग 6 से लेके 8 महीने लगते थे सी के थ्रू आने में। इंडिया तक अगर वो लोग सी से के थ्रू आना चाहते थे तो उसमें 6 से लेके 8 महीने लगते थे। बट जब स्टीम शिप्स आई, जब स्टीम के इंजन से चलने वाली शिप्स आई, तो उसकी वजह से जर्नी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और कितना हो गया? सिर्फ 3 वीक्स। जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद और अपनी फैमिलीज के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया तक आ जाते थे अपनी कंट्री से। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. तो 1857 तक आते आते क्या हुआ कि कंपनी जो है वो पावर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और लगभग 60% ऑफ इंडियन टेरिटरी थी। मतलब इंडियन टेरिटरी में जितने भी एरियाज थे उनका लगभग 63% एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। और इस 63% एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती थी? लगभग 78% इंडियन पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की जनता जो है वो रहती थी। तो उस पर ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और 63% तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल था और काफी सारी ऐसी टेरिटरीज थी जिसपे उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। इनडायरेक्ट मतलब कि जैसे किसी ऐसे राजा को वहां पे रूलर बनाया हुआ है जो कि ब्रिटिशर्स के इशारे पे चलता है। ठीक है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट रूल। तो 63% पे डायरेक्ट रूल था और बाकी जो टेरिटरीज थी कुछ ऐसी थी जिन पे कि वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और वर्चुअली मतलब कि कहने को यूं भी कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगभग पूरे इंडिया पे ही कंट्रोल कर रही थी, कुछ पे डायरेक्टली और कुछ पे इनडायरेक्टली। So now I hope you have an idea how the Britishers came to India, and they came here as traders and they become the rulers here. They become the colonial power and they took Indian territories under their control. Now I hope it is clear how the events took place. So with this we have come to the end of our chapter number 2 of class 8th history. I hope you like this video and you got to learn a lot of things. I hope most of your doubts are clear now, and if you still have any doubt you can put them in the comment box. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep working hard, keep studying. Bye bye.